नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्यक्रम, जिसके तहत अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया हुआ है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का कंप्लीट जनरल स्टडी और साथ ही साथ में डेली करंट अफेयर आपके लिए ये कार्यक्रम अनवरत चलाए जा रहे हैं। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक करिए, अपने विचारों को कमेंट करिए और साथ ही साथ में अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ चैनल को शेयर करिए और उन्हें जुड़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर ऐसी चीजें होंगी तो हम आपके लिए और बेहतर चीजें लाने में सफल होंगे। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम आयोग के चाहे यूपीपीसीएस चाहे यूपीपीएससी में हिंदी मीडियम के रिजल्ट को लगातार बेहतर करें। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है और उम्मीद है आप लोग इसमें अवश्य सहायता करेंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए निःशुल्क है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपसे केवल एक शुल्क लिया जाएगा, वो है आपकी सफलता का। तो जुड़े रहिए इस अद्वैत आईएएस के साथ में और चलते हैं आज के टॉपिक पर और टॉपिक पे बात करना प्रारंभ करते हैं। पीएमएबीएचआईएम क्या है? प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने का मिशन है, जो कि आप देखेंगे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 3 के तहत संरेखित है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे आया है और एसडीजी का जो पूरा का पूरा वो है, क्या कहते हैं, लिस्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं उस लेक्चर को देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं पिछले महीने का यानी अक्टूबर का सितंबर का पूरा हम जितना हम पढ़ लिए हैं उन सभी को कंपाइल करके एक साथ आपको करंट अफेयर मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं। हो सकता है आजकल में वो सारे जो एक बुक के रूप में, एक पीडीएफ के रूप में वो सारी चीजें आपको मिल जाए। चलिए, तो कोविड के दौरान जो हमने देखा कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ी, जो मामलों को पता लगाने के लिए हमने समस्याएं वो की, जो निगरानी, प्रकोप प्रबंधन और देखभाल की जो कमी थी, हमने उसको जो है बेहतर करने के लिए जो काम किया है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि निकट भविष्य में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो भारतीय जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो उसके लिए पूर्णतः तैयार रहे। भारत में कोई भी डिजीज महामारी बनने से पहले हम उसे न केवल ट्रैक कर सके बल्कि उसके मामलों का पता लगाए, निगरानी करें और उसे एक महामारी बनने से रोक सके। इसके लिए आवश्यक है तो प्राथमिक स्तर यानी लोकल लेवल पे, द्वितीयक यानी मध्यवर्ती लेवल पे और तृतीयक स्तर यानी उच्च स्तर पर जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको हम अधिक से अधिक क्या करें, मजबूत करें, विकसित करें। ठीक है, मई 2025 में WHO के सदस्य देशों ने कोविड-19 के संदर्भ में एक 3 साल की बातचीत के बाद में दुनिया का पहला महामारी समझौता किया और इस समझौते का उद्देश्य है महामारी को रोकने के लिए प्रतिक्रियाओं को अधिक न्याय संगत बनाना, रोकथाम करना, तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक समन्वय को मजबूत करना, टीके, निदान और उपचार विज्ञान तक पहुंच सुनिश्चित करना। हालांकि भारत में कोविड-19 के लिए आप देखेंगे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी कहीं न कहीं से एक तरह से आप कह सकते हैं कि घूसखोरी का, भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे मिलने लगे और जो एसेंशियल दवाएं थी वो इतनी महंगी हो गई और अस्पताल तो मतलब अस्पताल क्या ही, जब दवा नहीं है तो वो क्या इलाज करते थे। लेकिन इतने महंगे अगर कोई अस्पताल चला गया तो वो जिंदा रहे चाहे न रहे 30-35 लाख का बिल अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल बहुत आराम से बना देते थे। तो कहीं न कहीं से ये चीजें आगे ना हो, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाना अति आवश्यक है। ठीक है,
और अगर बात करें तो इस संकल्प पत्र में कार्यों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों की रूपरेखा जो वर्तमान में तैयार हो रही है, जिसमें एक अंतर सरकारी कार्य समूह का गठन, जिसके माध्यम से लोगों तक रोजगार की पहुंच तथा उनको साझा करना, साथ ही एक मसौदा अनुबंध तैयार करना जिसमें एक विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाए जाने और 60 से अधिक देशों के अनुमोदन करने के बाद में ये समझौता लागू हो जाएगा। ठीक है। अब 25 अक्टूबर 2021 को इसी तरह का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को जो है पूरा करने के लिए आप देखेंगे कि भारत में एक योजना, एक बहुत अम्ब्रेला योजना, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसको आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रारंभ होता है। 2021 से 26 के अवधि में लगभग 64,180 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं, इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत योजना के साथ इसे एकीकृत किया गया। और साथ ही साथ में जो ग्रामीण स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो मध्यवर्ती स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र है, जो जिला स्वास्थ्य केंद्र है, और साथ ही साथ में आप देखेंगे एम्स और जो राज्य स्तरीय जो तमाम स्वास्थ्य ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर कहेंगे कि अगर इस नीति की आधार की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 इसको एक क्या कहते हैं बेस प्रदान करता है। अब आप देखेंगे तो जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो 2005 में शुरू किया गया। ये क्या था कि कमजोर आबादी को सुलभ, किफायती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाली विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना करना। इसमें मातृ शिशु रोग उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना सहित तमाम क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। अगर आप देखेंगे कि वर्तमान में जो भारत कहता है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति की है, हमने मातृत्व मृत्यु दर को कम किया है, हमने शिशु मृत्यु दर को कम किया है, हमने स्वास्थ्य की देखभाल को और बेहतर किया है, तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपको इसको बड़ा रोल दिखाई देगा। इसके आगे चल के दो भाग होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जो कि प्राथमिक स्तर पे, पंचायत स्तर पे एक जो है समन्वित कार्यवाही करना, उसके बाद में उसके ऊपर जो मध्यवर्ती स्तर पे यानी तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे एक जो है एक समन्वित कार्यवाही करना। उसके अलावा अगर आप देखें तो जिला स्तर पे जो सामान्यतः जिसको सदर कहा जाता है, ऐसे अस्पतालों को और जो है मॉडर्नाइज करना, वहां पे चिकित्सकीय सुविधाएं, वहां पे टेस्ट की सुविधाएं, इन सबको बेहतर करना। तो हमने और जो है पीजीआई और एम्स जैसे जो संस्थान हैं, उनका जो है तमाम छोटे छोटे स्तरों पर जो नए विद्यालयों को अस्पतालों को खोलना, रिसर्च सेंटर को खोलना, हर जिला में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जैसे जिले में राज्य में हर जिला में एक चिकित्सकीय जो है स्कूल बनवाना, मतलब विद्यालय बनवाना। तो ये कहीं न कहीं से जो भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसके लिए एक बड़ा नींव आपको दिखता है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो 2018 में इसका प्रारंभ किया गया और ये इसमें दो प्रमुख घटकों के माध्यम से सेवाओं के वितरण को बेहतर किया जाता है। इसमें आयुष्मान आरोग्य ठीक है, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएम आरोग्य योजना और इसी को सपोर्ट करने के लिए पीएम ABHIM ठीक है और
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इन्हीं के सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया। ये है प्राइमरी केयर में सर्विस बेस्ड बेसिक मेडिकल केयर, ठीक है, के लिए हम प्राइमरी जैसे सब हेल्थ सेंटर हमने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमने बनाए। उसके अलावा अगर देखा जाए सेकेंडरी लेवल पे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आफ्टर द रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी केयर्स, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फर्स्ट रेफरल यूनिट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और टर्सरी लेवल पे क्या था, ट्रीटमेंट फॉर सीरियस और कॉम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है, जैसे मेडिकल कॉलेज और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये चीजें आपको 3 लेवल पे मिलेंगी। और इसी में आता है जो हम जो जैसे यूपी में कहा जाए तो आप पीजीआई कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में अलग अलग लेवल पे आपको एम्स जैसी चीजें मिलेंगी, जो एम्स जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे एम्स बन रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पीएम ABHIM का अतिरिक्त मूल्य, बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण 2021 में जो है इसको शुरू किया गया। इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना अवसंरचना मिशन, जिसका फुल फॉर्म है भारत में सबसे बड़े अखिल भारतीय कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम एक डिसेंट्रलाइज हेल्थ की देखभाल करने के लिए एक पूरा का पूरा एक हम यूनिट बनाएं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम जो इकोसिस्टम है वो भी क्या, एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को देखने का हम उसे मजबूत करना चाहते हैं, जो भारत में किसी भी तरीके से अगर भारत में हेल्थ इमरजेंसी आ रही है तो उसको जो है बेहतर करना, और हम ऐसे में हम जो है उसको महामारी बनने से रोक सके, हम उसका ट्रीटमेंट कर सके, हम ये सारी चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव फॉर पीएम ABHIM, ठीक, क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ यूनिट, और आप कहेंगे क्रिटिकल हेल्थ हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे कितने लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, आपको डाटा याद नहीं रखना है, आपको केवल याद रखना है कि कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम सभी तरह के संचारी महामारी को समाप्त करेंगे और SDG यानी सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 3 यानी सभी के लिए स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं को हम क्या करेंगे, सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसमें कितने लोगों ने, कितने सेंटर ने कितना पैसा लगाया, स्टेट ने कितना पैसा लगाया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये चीजें आपके लिए आवश्यक नहीं, ठीक है। अब आते हैं आगे एटॉमिक स्टेंसिल जो नैनो कणों की सटीक डिजाइन करने में सक्षम बनाने वाली तकनीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो 10 के पावर -9 की त्रिज्या वाले किसी भी वस्तु पर काम करती है उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी 10 के पावर -9।
एटॉमिक स्टेंसिलिंग तकनीकी अभी बनाई गई, जिसके माध्यम से हम माइक्रोस्कोपी गोल्ड नैनो पार्टिकल पर सटीक रूप से पॉलीमर पैच लगाया जा सकता है, जिससे इसकी अवसंरचना में अभूतपूर्व नियंत्रण किया जा सकता है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि जो एटॉमिक स्तर पे हम काम करेंगे, उससे क्या होगा कि हम किसी भी पदार्थ के गुण को चेंज कर सकते हैं, और गुण को चेंज करके हम अपने मनपसंद जो चाहे वो यौगिक बना सकते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे, अगर हम इसका चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कैंसर को ही ले लें, तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसे इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट करेंगे, और एक बार ये पार्टिकल जब इंजेक्ट हो जाएंगे तो वो शरीर में उस लक्षित जगह तक जाएंगे जहां पर कि क्या है, जहां पर कि ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं। अब ये इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करेंगे कि उस पर चिपक जाएंगे, और हम बाहर से इन नैनो पार्टिकल्स को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अंदर से वो जो कैंसर के जो सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो उसे खत्म करना शुरू कर देंगे, यानी धीरे धीरे कैंसर खत्म हो जाएगा। अगर ब्रेन में कोई समस्या है तो हम इन्हीं नैनो सेल्स को इंजेक्ट करके हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं। कहीं ब्लॉकेज है तो उसको हम खुलवा सकते हैं। तो ये सब जो है आप देखेंगे कि मेडिकल सेक्टर में, अगर हम देखिए जो है, अगर सामरिक रूप से देखें तो अभी नैनो ड्रोन का बहुत तेजी से वो हुआ है, सुधार हुआ है। हम किसी भी चीज को ट्रैक कहीं तक कर सकते हैं। नैनो ड्रोन हो सकता है कि कोई एक मक्खी जैसे भी छोटा जीव है, मच्छर है, और वो मच्छर नहीं, वो एक्चुअली ड्रोन है। वो मच्छर नहीं बल्कि एक ऐसा ड्रोन है जिसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन की माइक लगी हुई है, जो ऑडियो वीडियो विजुअल को ट्रांसमिट कर सकता है एक ट्रांसमीटर के माध्यम से किसी रिसीवर को। तो यानी हम इससे जो नैनो ड्रोन है, इससे कहीं पर भी किसी पे भी हम जो है यूज कर सकते हैं सामरिक रूप से। हाँ, एक इसकी नैतिक एंगल है कि कहीं ना कहीं इससे जो है व्यक्तियों के निजी जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अब इसके अगर ये जो एटॉमिक स्टेंसिल है, इसके दो चरण होते हैं। एटॉमिक स्टेंसिलिंग, जिसको आप मास्किंग कहते हैं, जो कि आयोडीन परमाणु का उपयोग करके एटॉमिक स्टेंसिल या मास्क के रूप में करते हैं। इस परमाणु को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है कि वे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की केवल विशिष्ट समतल क्रिस्टल सतहों का ही चयनात्मक रूप से जुड़ सके। यानी अगर कोई एटम है तो हम इसको पूरे एटम पे नहीं, एक विशेष पार्ट पर हम जोड़ सकते हैं। और पॉलीमर पेंटिंग, पैचिंग जिसे कहते हैं, इसके बाद पॉलीमर विलय में प्रविष्ट कराया जाता है और बहुलक पदार्थ केवल अप्रकाशित खुले स्वर्ण सतहों से जुड़ता है तथा अभिष्ट स्थान पर ही सटीक पैच लगाता है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बॉल लिया, ठीक है, इस बॉल के इतने भाग पर लगा दिया आपने टेप। क्या लगा दिया? टेप। अब टेप लगा करके इसे कलर में डुबो दिया, तो बॉल का ये वाला भाग ही कलर होगा, ये वाला भाग तो कलर नहीं होगा। अगर आप इसे हटाओगे तो ये बॉल आधा कलर्ड दिखाई देगा और आधा अनकलर्ड दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि जो पैच होंगे वो इतने समरूप होंगे कि नैनो पार्टिकल्स स्वतः ही उच्च क्रम वाले 3D क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएंगे, जो नैनो मटेरियल साइंस का एक प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। इससे क्या होगा? पैच का आकार, पैच यानी कोई चीज जोड़ना, आकृति और स्थान पर परमाणु स्तर पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इससे 20 से अधिक विभिन्न प्रकार के पैटर्न युक्त नैनो पार्टिकल्स जैसे कॉर्नर पैच, फेस पैच और वेब डिजाइन की निर्माण संभावना बढ़ जाएगी।
ठीक है। अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो यह नियंत्रण प्रकृति में न पाए जाने वाले गुणों और मेटा मटेरियल्स के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर इनका अनुप्रयोग बताएं तो वही जो हमने कहा कि लक्षित दवा वितरण, अति कुशल प्रेरक, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट मटेरियल शामिल है। अब सोचिए कि एक दवा है जो कि केवल मनुष्य के सर में कुछ सेल्स को चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं सामान्यतः? आप दवा खाते हैं तो वो जो है हमारे रक्त में जाता है, रक्त के माध्यम से यह मस्तिष्क में जाता है और इस बीच में वो पूरे शरीर का दौरा करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम नैनो पार्टिकल्स को इंजेक्ट कराएं और हम स्पेशली वो दवा को वहां पहुंचा दे जहां पर कि उसकी आवश्यकता है, तो ये क्या हुआ? लक्षित दवा वितरण हो जाएगा। इससे क्या है कि तुरंत आराम भी मिलेगा और जो कहते हैं ना कि एक ही दवा का अलग अलग अंग पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव से हमारा शरीर बच जाएगा। स्टेसलिंग एक तकनीकी है जिसमें किसी सतह पर डिजाइन या पैटर्न को लागू करने के लिए स्याही, पेन अथवा किसी अन्य माध्यम को एक कटआउट टेम्पलेट के माध्यम से प्रविष्ट किया जाता है। मुख्य सिद्धांत यह है कि स्टेंसिल का एक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो माध्यम तक पहुंच को रोकता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, टेप न केवल खुलते कटआउट एरिया को डिजाइन का निर्माण करता है। तो ये चीजें हैं, आपने एटॉमिक स्टेंसिल जानी और साथ में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग को भी हमने कुछ चर्चाएं की। अब आते हैं वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025। इस पे हमने बात करी थी 2 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले बात करी थी, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल वन क्षेत्रों के मामले में भारत का रैंक 9वां है, ठीक है। और वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि के स्तर पे अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 3रे स्थान की है। वन क्षेत्र में शीर्ष पर रूस है, ब्राजील है और फिर कनाडा है, ठीक है। ये चीजें हमने आपको यहाँ तक तो हमने बता दिया, बात कर लिया है। आप लोग बात करते 3 दिन पहले करंट अफेयर में वो चीजें हमने आपको ग्राफिकल माध्यम से समझाया था और आपको वो टेक्स्ट भी दिया था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिस लिए ये चीजें लाई गई हैं। तो वन संरक्षण के संबंध में भारत की कुछ प्रमुख पहलें। तो अगर देखा जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है। और कुछ अन्य पहलों की बात किया जाए तो ग्रीन इंडिया मिशन और क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जो वन उपयोग भूमि, जो वन भूमि के अन्य उपयोग से प्राप्त होता है। इससे जैसे मान लीजिए कि कोई वन है, कोई जंगल है, अब हमें वो करना, सड़क निकालना है, तो हमने एक सड़क तो निकाल लिया, लेकिन उसके जितना वन नाश हुआ उसका एक कंपनसेट कोष बना दिया जाएगा और उस कोष का उपयोग हम क्या करेंगे? अन्य क्षेत्रों में वृक्ष लगाने के लिए करेंगे। यानी क्षतिपूर्ति वन, यानी हमने वन को जितना क्षति पहुंचाई है उसकी पूर्ति हम कर सके, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम, जो राष्ट्रीय, पहला ही राष्ट्रीय अभियान है और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है।
ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के नए नियम आए हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये है कि अब जो पहले 3 श्रेणियों में अगर किसी को कोई समस्या है, आवश्यकता है, खास करके अगर देखा जाए तो उसमें रोग, शिक्षा और विवाह, ठीक है, या फिर आवास या विशेष परिस्थिति में अगर कोई पैसा निकालता है तो उसके लिए सरलीकृत नियम बनाए गए। इसमें अब जो सदस्य कर्मचारी है और नियोक्ता है, दोनों के अंशदानों की राशि आप देखेंगे कि जो कर्मचारी है वो निकाल सकता है। इसमें कहा गया कि सदस्य को अंशदान का शेष में कम से कम जितना पैसा है उसका 75% ही निकाल सकता है, यानी 25% उसका जो कोष है उसे हमेशा नियंत्रित करना होगा ताकि आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो जब वो ऐसा हो कि जब नौकरी उसकी छूटे, ठीक है, अगर कोई नौकरी उसकी जा रही है तो वो नौकरी छूटने के बाद में वो अपने जो ईपीएफ है उसमें से 75% पैसा निकाल सकता है। और यदि सदस्य 12 महीने तक बेरोजगार है तो वो अपना पूरा पैसा निकाल सकता है। ठीक है, और अंतिम पेंशन राशि का आहरण अब केवल 36 महीने बाद किया जाएगा, पहले यह 2 महीने में संभव था। इस बदलाव का उद्देश्य है सदस्यों को पर्याप्त पेंशन कोष जमा करने में मदद करना और समय पूर्व जो आहरण यानी जो पैसा है जो लोग बचा नहीं रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं निकाल के ईपीएफ से भी, उस आहरण को हतोत्साहित करना, क्योंकि लगभग 50% सदस्यों के पास में अंतिम निपटारा के समय 20,000 से कम की राशि होती है। यानी जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जैसे विवाह हो गया, घर खरीदी हो गई, शिक्षा, बीमारी या कोई आपातकालीन परिस्थिति है, उसके लिए कहा गया कि आराम से पैसा निकाल सकते हैं। हमने उसमें जो है चीजें किया है। ठीक है, बात करते हैं कि ईपीएफ क्या है। तो ये कर्मचारियों के लिए, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन यानी सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है और यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत संचालित होता है। प्रोविडेंट खाता का लाभ ये है उन प्रतिष्ठानों को दिया जाता है जहां पे 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां पे वो जो है अपने सदस्यों के लिए पीएफ कटवा सकता है। कौन सदस्य योग्य होंगे? जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान है जहां पे 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वो चाहे तो ज्वाइनिंग की तिथि से ही इसके सदस्य बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक भाग तो एम्प्लॉयर जमा करता है यानी नियोक्ता, और दूसरा भाग जो क्या कहते हैं, जो कर्मचारी है उसके जो है जो सैलरी है उससे काटी जाती है। इसमें जो है सदस्यता से भविष्य निधि बचत, पेंशन लाभ और बीमा लाभ का अधिकार मिल जाता है। सदस्य को ज्वाइनिंग के समय नामांकन जमा कराना आवश्यक है। अगर योगदान की बात किया जाए तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वेतन का लगभग 12% योगदान खाते में जमा करते हैं। इसके अलावा नियोक्ता ईपीएफ और जो एमपी अधिनियम के तहत लाभों के प्रबंधन के लिए योगदान देते हैं। इस फंड पर भारत सरकार द्वारा वार्षिक ब्याज घोषित जो किया गया है वो मिलता है। अगर लाभ देखें तो वही है कि पेंशन बचत, आवास, शिक्षा, बीमारी
विवाह इत्यादि परिस्थिति में इसको निकालने की अनुमति भी है। इससे जो कर्मचारियों के परिवार हैं उनके लिए वित्तीय सुरक्षा का माहौल बना रहता है, चाहे वो इस्तीफा दे, चाहे वो सेवानिवृत्त हो, चाहे उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए। सदस्य ऑनलाइन सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे ई पासबुक, पीएफ खाता हस्तांतरण और दावे क्लेम्स। यानी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर अगर वो जॉब स्विच करता है तो कोई बात नहीं है, वो बहुत आराम से उसी के साथ में जब वो ज्वाइन करेगा तो वहां पर उसका खाता ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईपीएफओ है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसके 3 ट्रस्टी हैं, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय श्रम मंत्री। याद रखिएगा, ईपीएफओ 3 योजनाओं का प्रबंधन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ 1952, यह सेवानिवृत्ति बचत प्रदान करते हैं, जब आप रिटायर होंगे तब कहते पीवीएफ का पैसा मिला। और कर्मचारी पेंशन निधि ईपीएफ, ये 48 वर्ष के बाद पेंशन प्रदान करती है और कम से कम 10 वर्ष जो इस पे वो देता है, उसको जो अपना कंट्रीब्यूट करता है उसको ये चीजें दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 1976, ये बीमा लाभ प्रदान करती है। अगर यहाँ से प्रश्न देखा जाए तो भारत में नियोजित अनियत मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि के हकदार होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अभी आपने पढ़ा। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समयों पर ही भोजन के भुगतान के हकदार हैं। बिल्कुल, काम करेंगे पैसा चाहिए। सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान, उद्योग अपने बैंक खातों के माध्यम से भुगतान कर, बिल्कुल कि 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो आपको बैंक खातों के माध्यम से उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। 1 नवंबर 2025 से एक नियमावली प्रभावी होगी। कौन सी नियमावली? रक्षा खरीदार नियमावली। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना, एक रूपता सुनिश्चित करना और सशस्त्र बलों का परिचालन व तैयारियों को सुदृढ़ करना। ठीक है, ये क्या है? यह भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक मार्गदर्शिका है जो सशस्त्र बलों के लिए सामग्री, सेवाएं और उपकरण खरीदने की प्रक्रियाओं, नियमों और नीतियों को विनिर्दिष्ट करती है। यह स्वदेशीकरण, व्यापार में आसानी और परिचालन तत्परता को बढ़ावा देते हुए रक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता सुनिश्चित करती है। अगर इसकी विशेषता देखें तो इससे प्रभावी और दायरा जो तीनों मंत्रालयों का है उसको राजस्व खरीद को ये नियंत्रित करता है। कितना? 1 लाख करोड़ के राजस्व से। और इससे क्या होगा? शिथिल परिसमाप्ति क्षति, जो कहते भंडारण और सेवा में देरी से जो डिलीवरी पर लगाए जाने वाले जो एलडी को हम विलंब करने पे, अगर कोई जो हमें, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सामान खरीदा, अगर उसका लेट डिलीवरी हो रहा है तो हम जो है उनको क्या करेंगे? 10% और स्वदेशीकरण परियोजना के लिए हमने पैसा देने का सुनिश्चित किया है। ठीक है, यानी हम विदेशी जो आयुध हैं उनसे हम स्वदेशी आयुध में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। स्वदेशीकरण के तहत जो विकसित किए गए आइटमों को 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए आदेश प्राप्त हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्वदेशी हथियार है उनको बढ़ावा मिलेगा और एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे, कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
वर्ष 2025 में अगर कहा जाए तो इसके स्थापना के 80 साल कंप्लीट हुए हैं। जब 80 साल कंप्लीट हुए हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभावी होने की ऐतिहासिक घटना के संस्मरण कराता है, जिसने संगठन की औपचारिक स्थापना सुनिश्चित की। यूएन क्या है? तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशंस के जगह पे किया गया। 26 जून 1945 को चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन के समापन पे हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को ये प्रभावी हुआ और इस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 51 देश अनुमोदित करते हैं उस समय पर, जिसमें जो P5 है, कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ पहले 1990 के बाद उसके पे रूस, चीन और फ्रांस, जिसे P5 कहा गया। ये भी लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने अनुमोदन किया था। 1945 में जो सदस्य देश थे जिन्होंने इस पे चार्टर पे हस्ताक्षर किए वो 51 थे, लेकिन 2025 में 193 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। और भारत की बात करें तो भारत शुरू से ही इसका एक संस्थापक देश में के रूप में जाना गया। मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। इसके कार्य क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो स्वास्थ्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, सतत विकास जैसी चीजें जो इसका कार्य क्षेत्र में शामिल है। और प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो जो है ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, वैश्विक समस्या के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों की कार्यवाही को समन्वित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना और समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना। इसने शांति स्थापना के लिए अब देखें तो जो इनका जो है संयुक्त राष्ट्र का जो शांति सेना है, हमने काफी जगह पे उसका यूज किया है। जैसे अगर देखो 1948 में कांगो, लेबनान, सूडान में जो संघर्ष रहे, जो उस समय के 70 ऐसे क्षेत्र थे जहां पे संघर्ष हो रहे थे, हमने वहां पे शांति मिशन की तैनाती की और हमने सशस्त्र जो है संघर्ष को रोका। इसी के लिए आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन को 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस उपनिवेशवाद के उन्मूलन और राष्ट्र निर्माण में काफी जो है अपना योगदान दिया। ठीक है। इसके अलावा 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की घोषणा के बाद में 10 दिसंबर 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद हमने मानवाधिकार परिषद बनाया और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय हेग में है, हमने उसका मतलब यूनाइटेड नेशन ने उसका स्थापना किया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि दुनिया में मानवाधिकारों के लिए लोग काम करना प्रारंभ कर दिए। वैश्विक स्वास्थ्य और मानकीय सहायता WHO के माध्यम से, ठीक है, चेचक कोवैक्स के तहत कोविड-19 में प्रतिक्रिया समन्वय का काम किया। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो UNHCR जो शरणार्थियों के लिए है, युद्ध और आपदाओं में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं उनके लिए, भोजन आश्रय की सुरक्षा के लिए इसकी एजेंसी जो काम करती है, सतत विकास और गरीबी में कमी के लिए जो SDG है जो 2015 से 2030 के बीच में उसको कंप्लीट करना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो 2000 से 2015 के बीच में कंप्लीट करना था, हम उसको नहीं कर पाए, बाद में उसको 2015-2020 में SDG के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। उसके अलावा IPCC है जो जलवायु के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। पेरिस सम्मेलन 2005 में इसको वो किया गया जो जलवायु के लिए काम करता है। इसके अलावा शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे यूनेस्को है,
यूनिसेफ है जो बच्चों के लिए काम करता है। तो ये इसकी प्रमुख उपलब्धियां रही। अगर बात कर लें प्रश्नों की, तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशन कॉन्फिडेंस कमेटी के संदर्भ में प्रश्न आया है। तो यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है, यह पर्यवेक्षण नहीं, यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा है। उस वर्ष ये चर्चा में रही थी। ठीक है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, 2 बार होती है। एक तो अभी कहाँ हुआ था, नवंबर में हुआ था, सितंबर में, हाँ सितंबर में हुआ था, और मार्च में था, जून में नहीं होता है। ठीक है। इस महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूनाइटेड नेशन सदस्यों को प्रत्यय का आकलन करती है। बिल्कुल यही सही है। तो केवल 2022 में ये प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न आएगा तो लोग मुंह बाएंगे। तो जब भैया वो चर्चा में, देखिए इस बार यूनाइटेड नेशन से एक प्रश्न तो पक्का लिख के रख लो, प्रश्न आना ही आना है। तो आप उसको पहले से कर लो। यूनाइटेड नेशन हर उसमें संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यूनेस्को के 24 सदस्य देश हैं और हर 3 वर्ष में जो है इसके लिए जो महासभा है उसका 2/3 बहुमत से चुनी जाती है। तो दोनों सही है। तो हर 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा इसका जो है यूनेस्को का चुनाव होता है। तो ये पीटी के प्रश्न हैं। अगर मेंस के प्रश्नों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो है आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं और इसके साथ में संलग्न विभिन्न प्रक्रियात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सीट की खोज के लिए भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा करें। आपको अगर आपने आईआर पढ़ा है, एक दिन तो मैंने करंट में भी बात किया था, अगर हम मुझसे आईआर पढ़ा है तो ये प्रश्न आप जरूर लिखने की कोशिश करिए। और अगर कोई समस्या है तो हम एक बार अवश्य बताएं, अगर नहीं है तो मैं देख लूंगा मैंने किस लेक्चर में वो बात की है, आपसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ में अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बताते हैं, अब अगला चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी वर्षावन बने कार्बन के स्रोत। अब नेचर पत्रिका ने प्रकाशित एक अध्ययन में पाया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो विश्व के ऐसे पहले वन बन गए हैं जिन्होंने कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तन कर दिया। ठीक है। और यह परिवर्तन मुख्यतः जलवायु दबावों के कारण, ठीक है, इससे जो बढ़ी हुई वृक्ष मृत्यु दर टी मोर्टेलिटी से प्रेरित है, जिसमें चक्रवात भी शामिल है। ये कारण कार्बन भंडार के लगभग 6 वर्षों तक कम कर रहे हैं। यानी क्या है कि जो चक्रवात वगैरह आ रहे हैं, पेड़ टूट जा रहे हैं तो सड़ लग रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन फिर हो रहा है। इस स्थिति के कारण बढ़ता तापमान, वायुमंडलीय शुष्कता, सूखे की परिस्थिति शामिल है। यह अध्ययन दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक कार्बन बजट के लिए गंभीर खतरा है। देखो, मेनली जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, वृक्ष कार्बन का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्राणवायु प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है कि ये जो वृक्ष है, अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सूखा है, चक्रवात है, तो ये वृक्ष क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब जब ये वृक्ष मरेंगे तो जमीन पर रहेंगे, उसकी पत्तियां सड़ेंगी, इसके जो है जो उसका काट है, जो उसका जो लकड़ियां हैं, लोग ले जाएंगे, उसको जलाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये कार्बन उत्सर्जन, ये जितना जो है कार्बन सिंक यानी कार्बन का भंडार करते हैं, उतना है, उससे ज्यादा ये कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं।
इससे क्या होगा कि जब सोचिए कि जब जहां से हम लोग ऑक्सीजन की उम्मीद करते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आने लगे तो क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें यह पता है कि ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में सहायता करती है। तो मतलब जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो कार्बन सिंक कहाँ कहाँ बनता है, तो वन में जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लकड़ी, जड़ें, पत्ते मृदा में संग्रहित करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। महासागर में अगर आप देखें तो जो समुद्री जीव हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। जैसे पिटलैंड वगैरह में भी जो कहते हैं ना कि गीली मिट्टी है, उसमें भी जो कार्बन की विशाल मात्रा संग्रहित होती है। अगर स्रोत की बात करें, कार्बन का स्रोत क्या क्या है, अगर प्राकृतिक में जो हम श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, वाइल्ड फायर यानी वनाग्नि, महासागरों से जो उत्सर्जन हो रहा है, और मृदा के अपघटन से जो है जो सूक्ष्म जीव मृदा का अपघटन कर, जैसे मान लीजिए कोई अगर पेड़ गिरा और अब उसको कोई उठाने वाला नहीं, अब वो सड़ रहा है, उसको अपघटित कर रहे हैं अपघटक, तो उसमें से भी कार्बन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अगर मानव जो है देखा जाए तो कार्बन के स्रोत में जैसे जीवाश्म, फॉसिल्स फ्यूल, हमने कंबंशन यानी हमने कोई जैसे पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, हमने जो है कोयला जलाया, इससे क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन, इसमें जो है कार्बन निकलेगा। ठीक है, निर्वनीकरण, अगर हमने जो फॉरेस्ट काट दिया, डिफॉरेस्टेशन, और हमने जो भूमि का उपयोग है उसको जो है परिवर्तित कर दिया। तमाम औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं जैसे सीमेंट उत्पादन, स्टील निर्माण, रासायनिक उद्योग में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पशुपालन है, उससे पशुओं से मीथेन का उत्सर्जन होता है। धान के खेत से जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है उत्सर्जन होता है। और वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रदर्शन, लैंडफिल और अपशिष्ट दहन से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। अगर परिणाम देखा जाए तो एक तो जलवायु परिवर्तन एकदम दुष्चक्र के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इससे वनों का शरण, आदिवासियों समूह की आजीविका है वो खतरे में पड़ जाएगी। खाद्य, औषधि और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, जिससे विस्थापन और संघर्ष की भी व्यवस्था बढ़ जाएगी। और पारिस्थितिक तंत्र का पतन होगा, तमाम प्रजातियां विलुप्त होंगी और मानव जीवन के लिए जो जल सुरक्षा, कृषि, खाद्य इत्यादि पर संकट मंडराने लगेगा। क्या क्या आवश्यक उपाय जो किए जा सकते हैं, तो जो वैश्विक जो है कार्बन उत्सर्जन है उसमें आक्रामक ढंग से कटौती करना, जैसे पेरिस सम्मेलन में हमने कहा था, हम उससे भी तीव्र गति से कटौती करें। साथ ही साथ में जो वन प्रबंधन है उसको एक्टिवली हम लोग करें और वनों को क्या कहते हैं, नए वृक्षों को लगाएं और साथ ही में जो ईंधन का दहन है उस पे भी हम कंट्रोल करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर कन्वर्ट हों, जिससे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। और जो क्लाइमेट के अनुसार जो खेतियां हैं उसको हम बढ़ा सकें और स्थानीय समुदायों का जो जनजाति हैं उनको क्या करें, हम सशक्तिकरण करें, उन्हें प्रोत्साहन दें जिससे वो जंगल का सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कृषि पद्धतियों पर विचार करें। समुच्चयवाद, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। मृदा में कार्बन प्रक्षालन संग्रह में सहायक है, तो शून्य जुताई जैसा कृषि है, जैसा जो अगर आप जोतेंगे तो उसमें से जो अंदर होगा गैसेस वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भव उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षालन हेतु कौन सी संभावना हो सकती है। तो जो परित्यक्त जो गैर लाभकारी कोयला का वो है, हम उसको क्या करें, भर दें। जो लैंड माइन्स हैं, जो निःशक्त तेल और गैस भंडार हैं उनको हम जो क्या करें, बंद कर दें।
जिनका निकाल दिए गए हैं, अब उसका कोई आवश्यकता नहीं है। और भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह हैं, वो भी क्या हैं, हमें वहां पर भी कार्बन को भर करके उसको बंद कर देना चाहिए। यानी कार्बन को निकाला जाए और यहाँ पे भर करके लैंडफिल करके उसको बंद कर दिया जाए। यानी 1, 2 और 3, इसमें ये हो गया 3। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो नगर निकायों का वित्तीय सशक्तिकरण। तो वास्तव में जो शहरी क्षेत्रों में जो पंचायती राज है उसे नगर निकाय कहेंगे। और आप सभी को पता है कि जो नगर पंचायतें हैं या ग्राम पंचायतें, वहां पर जो वित्त की कमी हमेशा एक बड़ा माध्यम रहा है, क्योंकि वो एकदम लैंड रोड जो रूट लैंड पे काम करते हैं। तो उन्हें अगर अच्छा फाइनेंसिंग मिले तो वो सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो प्रमुख मुद्दे क्या रहे, जब पैसा नहीं है तो अनुदानों और योजनाओं पे अत्यधिक निर्भरता, यानी वो अपने रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर देखिए तो पंचायती राज हाउस पे टैक्स लगा सकती है, पानी पे टैक्स लगा सकती है, ठीक है, पार्क पे टैक्स लगा सकती है। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं जिनका चयन किया जाता है, अगर वो ऐसे टैक्सेस लगाएंगे तो क्या आप जो है बिना जो है उन पे टैक्स लगाएंगे, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे प्रतिनिधि दोबारा निर्वाचित होकर आएंगे? तो आप कहेंगे संभव ही नहीं है। अब जीएसटी देखिए, जीएसटी में भी जो है कार्बन का जब जब टैक्सेस का एकीकरण हो गया तो उसमें भी पंचायतों को समस्या आई। उसके अलावा आप अगर देखें असमान अनुबंध है जो शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी आवास जैसे प्रमुख दायित्व तो सौंप दिए गए, लेकिन इनके लिए प्रभावी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है। और ऋण योग्यता भी नहीं है। वही 74वें संविधान संशोधन में इनको हमने दर्जा भी दे दिया, संवैधानिक दर्जा भी दे दिया, ठीक है। भाग 9 के ए में अनुच्छेद 300 243 पी से 243 जेड जी तक हमने स्थानीय शहरों के रूप, स्थानीय निकायों के रूप में शहरी इसको दर्जा दिया, शहरी स्थानीय निकाय को। इसमें 3 प्रकार के संगठन है, नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। इसमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यों को इनको दे दिया गया कि आप ऐसे काम करिए। लेकिन एक तो आवश्यक जो योग्यताएं हैं वो भी नहीं दिया गया, और दूसरे इनके पास में उतने पैसे भी नहीं है। अब अगर जो है निधि के स्रोत कहा जाए तो एक तो स्वयं राजस्व, जो संपत्ति कर लगाए, उपभोक्ता शुल्क लगाए, विज्ञापन कर लगाए, व्यापार लाइसेंसिंग, पार्किंग शुल्क, विकास शुल्क। तो इसको बहुत ज्यादा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उस प्रतिनिधि को बाद में क्या करना है, चुनाव भी लड़ना है। सरकार द्वारा उन्हें क्या मिले, पैसा मिले। जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड वगैरह, जैसे अहमदाबाद, पुणे, सूरत, हैदराबाद, लखनऊ जैसे जो म्यूनिसिपल हैं वो अब बॉन्ड जारी कर रहे हैं, जैसे जो है विकास के काम कर रहे हैं। और पीपीपी माध्यम पे कुछ संपत्तियों का जो है बनवा रहे हैं, बनवा करके आप उससे पैसा वसूल लीजिए और आप उसको छोड़ दीजिए। ये पीपीपी मॉडल पे वो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर प्रश्न देखा जाए तो निम्नलिखित पर विचार करें। जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार और कर एवं राजकोषीय प्रयास। समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से किसने जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयास किया? तो आप कहेंगे सभी 5। जब उस समय आया था 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट था। आते हैं आगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से
कि इसको किनको संसद के पटल पर बनाए रखें। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सीधे अध्यक्ष को ही दिया जाता है। कैग के प्रतिवेदन को ये राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है, तो मतलब आपको 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो भारतीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह अवसंरचना विकास हेतु वो करता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को समुचित वित्त वितरण सुलभ बनाता है, बिल्कुल सही है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न ये देखते हैं कि क्या कमजोर और पिछड़े समुदायों के लिए आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा उनकी उन्नति के लिए सरकारी योजनाओं, शहरी व्यवस्थाओं की स्थापना करने में उन्हें बहिष्कृत कर देती है? एक बात तो ये है, ये भी सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा की विवेचना करें। वही वित्त आयोग से प्रश्न था 2013 में, 13वां वित्त आयोग था, तो फिर से प्रश्न आ गया। सो यूनाइटेड नेशन का ये वही है कि फिर से वो चीजें आ गई हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। ठीक है, ये चीजें हैं और मैंने यहाँ पे वो किया। और विश्व विकास सूचना दिवस 2025 24 अक्टूबर को इसे भी मनाया जाता है। ये वैश्विक विकास और देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। 1972 में इसका प्रारंभ यूएनजीए द्वारा किया गया। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ एक बार इसको पढ़ा जा सकता है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।